हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला जो करंट अफेयर्स है वो है, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को घोषित किया राज्य माता गौ माता। ठीक है, तो देसी गायों को प्रोटेक्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य माता और गौ माता घोषित किया है। नेक्स्ट जो न्यूज है, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र फ्लोरिडा में हेलेना तूफान आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, हेलेना तूफान कहाँ आया है, तो मैक्सिको की खाड़ी में। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है विश्व पॉडकास्ट दिवस से। तो हर साल 30 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पॉडकास्ट दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में 50 लाख से अधिक सक्रिय पॉडकास्ट और 7 करोड़ से अधिक एपिसोड अवेलेबल है। ठीक है, इस दिन की उपयोगिता क्या है, तो यह दिन हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इस डिजिटल माध्यम के पड़ने वाले व्यापक असर को पहचानने के लिए समर्पित है। शुरुआती दौर से ही पॉडकास्टिंग ने सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के हमारे तरीकों में बदलाव किया है। ठीक है, तो न्यूज है वो है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल गया है इस वर्ष का। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और यह 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में दादा साहब फाल्के की विरासत का सम्मान करने के लिए किया गया है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुमूल्य योगदान दिया है तथा भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाते हैं। ठीक, जो न्यूज है वो पॉलिटिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने असम में तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगा दी है। इसके लिए एक अवमानना याचिका दायर किया गया था राज्य के विरुद्ध। तो यह अवमानना याचिका किसने दायर किया था, तो कचुताली गांव के निवासियों ने यह अवमानना याचिका दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के प्राधिकारियों ने 1 अक्टूबर तक देश के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है। ठीक है, यह आदेश विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को निर्णय दिया था कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें इन्होंने निर्णय दिया था कि अपराध के आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को दंडात्मक रूप से ध्वस्त जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो सार्वजनिक सड़क है, फुटपाथ है, रेलवे लाइन है, सार्वजनिक स्थलों का जो अनधिकृत निर्माण है उस पर यह निर्णय लागू नहीं होगा। तो अवमानना याचिका दायर की गई है जो कुचाताली निवासियों ने दायर किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस भेज दी है। असम सरकार पहले से कहती आ रही है कि ये जो बेदखली का नोटिस है ये बेसिकली इसलिए है कि ये जो भूखंड है इस पर इन लोगों ने अनधिकृत दावा पेश किया है, क्योंकि असम भूमि और राजस्व विनियमन के अनुसार यह अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के लिए है। इसमें उन्हें 3 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो कचुताली निवासी है वो क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम हमारा इस भूमि पर स्वामित्व है क्योंकि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी समझौता के माध्यम से इस क्षेत्र की भूमि पर अधिकार का दावा करते हैं। ठीक है, यह भूमि 1920 के दशक से ही उनके परिवारों के पास है। इससे पहले कि इस क्षेत्र को संरक्षित आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो जब इस क्षेत्र को संरक्षित आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया था उसके पहले से ही ये लोग वहां पर रह रहे हैं और इनका कहना है कि हमने उस समय के लोगों से पावर ऑफ अटॉर्नी समझौता किया था और हमारा जो परिवार है वो 1920 के दशक से ही यहाँ निवास कर रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज है, भारत कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और बाल स्वास्थ्य के अनेक प्रमुख संकेतकों में पिछड़ गया है, ऐसा किसका कहना है, तो बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोलकीपर्स 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, उसी में यह दावा किया गया है। इसमें यह दावा किया गया है कि भारत जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली 2030
की समय सीमा से कई क्षेत्रों में चूक हो जाएगी, ठीक है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों जैसे बौनेपन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और नवजात मृत्यु दर में कमी लाने को प्राप्त करने वाली 2030 की समय सीमा से चूक जाएगा। और ये जो गोलकीपर्स 2024 रिपोर्ट तैयार की गई है, यह स्वास्थ्य मैट्रिक्स एवं मूल्यांकन संस्थान, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व बैंक के अनुमानों के आधार पर ये ऐसा कह रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट क्या दावा कर रही है कि 2023 तक भारत की नवजात मृत्यु दर यानी जन्म के 28 दिन के भीतर होने वाले मौत को हम क्या बोलते हैं, नवजात मृत्यु दर, ये प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 22 मौत है, ठीक है। तो अभी देखिए नियोनटाल जो मोर्टेलिटी है वो टारगेट कितना का है, 12 का 2030 तक। और इंडिया का जो 2023 का आंकड़ा है उसमें ये अभी कितना चल रहा है, 22। और जो इंडिया इन 2030 तो 2030 तक यह कितना रहने की संभावना है, तो 18। तब भी यह भारत पीछे रह जाएगा अपने टारगेट से, ठीक है। 2030 तक यह घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 18 मौतें होने का अनुमान है, जो 12 के लक्ष्य से 50% अधिक है। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए अंडर 5 मोर्टेलिटी में क्या कहा गया है कि टारगेट है 25 का और यह 2030 तक रह जाएगा कितना, 29 का, और अभी कितना चल रहा है, तो 35, ठीक है। फिर आप देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखिए, मातृ मृत्यु दर, ये 1 लाख पर काउंट होता है, तो टारगेट है 70 का, और ये अभी जो 2023 के आंकड़े के हिसाब से ये कितना चल रहा है, 97 पर, और ये घट के 2030 तक कितने होना है, 65। तो ये हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। स्टंटिंग एज पर चिल्ड्रेन अंडर 5, तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होता है, मतलब इसको बौनापन कहते हैं। इसका टारगेट है 15 का। अभी यह जो 2023 का आंकड़ा है उसमें यह 38 पर चल रहा है, और इंडिया पहुंचेगा 2030 तक कितने पर, तो 35 तक। तो ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग को लेके देखिए तो टारगेट है 100 का, और अभी 74 पर चल रहा है, और हम अंततः 75 पर खत्म करेंगे, तो हम ये टारगेट पूरा कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे टीबी का है, तो टीबी का देखिए ये टारगेट है 20 का, लेकिन अभी जो टीबी के मामले हैं उसमें भारत कितना, 216 पर चल रहा है। ये 1 लाख पर है कि 1 लाख लोगों पर कितना केसेज आ रहे हैं, और हम 2030 तक 194 ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनके फाइंडिंग्स हैं। चलते हैं आगे। मुझे चीनी वैज्ञानिकों को मिली सफलता किस चीज के लिए, तो महिला में उनके स्वयं के स्टेम सेल का उपयोग करके टाइप 1 मधुमेह को ठीक किया है, ठीक है। तो जो जनरल सेल में छपी स्टडी है उसके अनुसार मरीज से वसा कोशिका को निकाला गया है, ठीक है, जो लिपिड सेल होते हैं, और उन्हें शरीर में किसी भी तरह की कोशिका में विकसित करने के लिए बदला गया, और वह 1 साल से इंसुलिन स्वतंत्र हो गई, मतलब इंसुलिन फिर से उनके शरीर में जनरेट होने लगा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका पूरा विवरण। विज्ञान पत्रिका सेल में 25 सितंबर का प्रकाशन है कि अग्नाशय स्टेम सेल प्रत्यारोपण के सिर्फ 75 दिन बाद ही सकारात्मक परिणाम हुए। तो ये जो स्टेम सेल का उपयोग करके मधुमेह का इलाज खोजा गया है, इससे क्या होगा, तो दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोग जो है मधुमेह से प्रभावित हैं। इसमें से भारत में ही लगभग 101 मिलियन लोग प्रभावित हैं, और भारत में अधिकांश लोग जो है टाइप 2 मधुमेह से प्रभावित है, जहाँ शरीर या तो अपर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करता है या इसके प्रभाव के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। तो टाइप 2 में देखिए क्या होता है। और इसके विपरीत टाइप 1 में क्या है कि मधुमेह तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय से इंसुलिन उत्पादक आइलेट कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे इसका उत्पादन विफल हो जाता है। तो आपको फिर इस परीक्षण में चीनी शोधकर्ताओं ने किया क्या, तो इन्होंने क्या किया, टाइप 1 मधुमेह के 3 रोगियों को लिया, उससे वसा कोशिका निकाली और उन्हें रासायनिक रूप से परिवर्तित कर
बहुत क्षमता प्रदान किया, ठीक है, ताकि वे शरीर में किसी प्रकार की कोशिका के रूप में विकसित हो सके, ठीक है। इस पुनर्प्रोग्रामिंग ने कोशिकाओं को शरीर में छोटे अणुओं के प्रति प्रतिक्रिया करके सक्षम बनाया, जिससे वे आइलेट कोशिकाओं के समूह बना सके, ठीक है। तो इन्होंने पहले क्या किया है कि लिपिड सेल को बाहर निकाला, फिर उसको केमिकली रूप से उसको चेंज कर दिया और फिर उसको शरीर में डाला, ताकि वो फिर से सेल का निर्माण करने लगे, ठीक है। और वो किस तरीके के सेल का, तो आइलेट कोशिका के समूह बना सके, जो इंसुलिन उत्पादन के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक। जून 2023 में लगभग 150 मिलियन पुनर्क्रमित आइलेट कोशिका को महिला रोगी के पेट के मांसपेशियों में इंजेक्ट किया गया था और फिर एमआरआई करके उस पर निगरानी रखी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो प्रत्यारोपण किया गया था उसने अपना कार्य 1 महीने के भीतर ही करना शुरू कर दिया और जो इंसुलिन की आवश्यकता थी उसमें उल्लेखनीय कमी हुई। पहले दिन उसकी दैनिक इंसुलिन खुराक 55 यूनिट से घटकर 30वें दिन 20 यूनिट रह गई। अध्ययन में बताया गया कि प्रत्यारोपण के 75वें दिन के बाद इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वह पूरी तरह से इंसुलिन इंजेक्शन से मुक्त हो गई और इंसुलिन स्वयं ही जनरेट होने लगा, ठीक है। तो ये जरूरी है ध्यान रखना, साइंस टेक में आपसे पीटी में सवाल पूछे जाएंगे। है दिल्ली के मध्य और बाहर इलाकों में 5 अक्टूबर तक विरोध प्रदर्शन और सभाओं पर प्रतिबंध। बेसिकली इससे हमारा मतलब नहीं है, देखिए अभी जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है और भारतीय न्याय संहिता आ गया है, तो देख लीजिए कि पहले जो धाराएं थी उसमें बदलाव हो गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। पहले क्या था, यही सीआरपीसी की धारा 144 हुआ करती थी, जिसमें आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि धारा 144 अब क्या बदल गया है, धारा 163 में। दूसरी क्या है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना देने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत आता है, जो पहले आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत आता था। तो ये आपको बस बताना था, कई बार मिलान करने के लिए आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईआईटी में दलित युवक को प्रवेश देने के आदेश के बाद यूपी के टिटोरा गांव में जश्न का माहौल। तो देखिए हुआ क्या है कि एक टिटोरा गांव का दलित लड़का है, उसका नाम है अतुल कुमार। तो वो क्या है, जेई एडवांस में पास कर गया, लेकिन उसको जून में ही एडमिशन लेना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो समय पर एडमिशन नहीं ले पाया। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम याचिकाकर्ता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको आईआईटी धनबाद में अपनी सीट गंवानी नहीं पड़ेगी, बल्कि वहां वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको जानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया किस आर्टिकल के थ्रू। तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा किया गया है और 142 क्या कहता है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, मतलब पूर्ण न्याय की बात करता है, ठीक है। और यह सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है, असाधारण शक्ति देता है, जिसका प्रयोग करके उन्होंने धनबाद आईआईटी धनबाद को दलित छात्र अतुल कुमार को अपने बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने को कहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए एक बाबा राम रहीम है और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हुआ करते थे। तो बलात्कार केस में वो दोषी हैं, लेकिन उन्होंने पुनः फिर से पैरोल याचिका दायर की है ताकि वो पैरोल पर छूट सकें। तो हमें ये देखना है कि पैरोल होता क्या है और पैरोल और फर्लो में क्या अंतर है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है और फिर से आ सकता है। तो देखिए जो पैरोल होता है वो कैदी का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो फर्लो है, ठीक है, ये क्या होता है, कैदी का अधिकार है। तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा, यह एक कैदी को उसकी सजा को निलंबित करके रिहा कर रहा है, ठीक है। तो उसकी सजा को निलंबित किया जा रहा है, उसकी सजा कम नहीं हो रही है, बस कुछ दिन के लिए उसको छूट दिया जा रहा है। यह एक कैदी को उसकी सजा में छूट देकर रिहा किया जा रहा है। तो अगर वो बाहर भी आता है तो उसकी सजा में जो दिन होंगे वो काउंट होते हैं, इसमें दिन जो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं।
तो जो पैरोल होता है अल्पावधि कारावास के मामले में दी जा सकती है, या दीर्घावधि भी हो तब भी दी जा सकती है। और जो फेरोल होता है वो लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है। पैरोल जो होता है इसे कई बार प्रदान किया जा सकता है। और फेरोल क्या होता है, छुट्टी देने की एक सीमा होती है, ठीक है। पैरोल 1 महीने तक रहता है, 1 महीने तक यह रह सकता है। लेकिन जो पैरोल होता है, फर्लो होता है, फर्लो जो होता है वो 14 दिन तक ही चल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो है औचित्य बताना जरूरी है। पैरोल के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको बताना होगा कि किस कारण से आप लेना चाहते हैं। और फैरलो जो होता है इसका उद्देश्य दंड की एक रास्ता को तोड़ना है, इसीलिए किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो फर्लो है उसमें औचित्य बताना जरूरी नहीं है, लेकिन पैरोल में औचित्य बताना जरूरी होता है, ठीक है। पैरोल में क्या होता है, छुट्टी के दिन सजा की अवधि में शामिल नहीं होता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इन्होंने छुट्टी लिया है तो वो सजा में की अवधि में काउंट नहीं होगा। लेकिन जो फर्लो होता है उसमें दोषी की सजा छुट्टी की अवधि के साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। पैरोल जो होता है संभागीय आयुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और फर्लो जो होता है ये जेल उप महानिरीक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये इसका अंतर है, ये ध्यान रखना है। मोरक्को ने वैप WHAP वैप इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त निर्माण के लिए टाटा के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि वैप है क्या। तो यह एक पहिएदार बख्तर बंद प्लेटफॉर्म होता है। भारत का पहला उभयचर पैदल सेना लड़ाकू वाहन है, ठीक है। उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है कि स्थल और जल दोनों पर ये चल सकता है। और इसे अनुकूलित उत्तरजीविता सभी प्रकार के इलाकों में प्रदर्शन और अधिक मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। और जो मोरक्को है वो भारत टाटा समूह से लगभग 90 सैन्य ट्रक खरीदेगा, ठीक है। तो जो वैप है WHAP इसका भी 2 वर्जन है, ठीक है। शुरू में यह छत पर लगे होते थे, तो जो हथियार थे वो छत पर लगे होते थे। रिमोट से नियंत्रित होता है हथियार सिस्टम। और इसमें देखिए एक ऑटो कैनन भी लगा रहता है, ठीक है। और साथ में वो एक्सियल मशीन गन भी लगे रहते हैं। इसमें एक स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा होता है और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भी लगे रहते हैं। अभी जो दूसरा संस्करण आया है BMP-2 के बुर्ज के साथ आया है, ठीक है। और इसमें ऊपर वर्णित अन्य हथियारों के अलावा 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन भी लगा होगा, ठीक। नेक्स्ट जो न्यूज है, टाइम टू कम होम, यह एक पुस्तक है और इसको लिखा है मनोवैज्ञानिक और जीवन कोच दामिनी ग्रोवर ने, ध्यान रखना है। और ये जो टाइम टू कम होम है ये आत्म प्रेरणा व्यक्तिगत विकास के विषय पर प्रकाश डालती है। तो देखिए कुछ लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि यूके ने भारतीय कलाकारों वाली हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भेजा है। तो ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता संध्या सूरी द्वारा निर्देशित मूवी का नाम है संतोष। इस क्राइम थ्रिलर को जो यूके है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है। तो ये देखिए मूवी का नाम है संतोष, ठीक है। और सहना गोस्वामी, ये है सहना गोस्वामी, यही मुख्य नायिका है। और इसी मूवी को यूके ने 2025 के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।